नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस जो टॉप 100 जो यूपीएससी के लिए हमने जो प्राचीन भारत की जो इतिहास की जो बुक है हमारी जो राम शरण शर्मा की है, इससे संबंधित हमने 100 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप यूपीएससी साथ ही साथ पीसीएससी, एचसीएस की, आरएएस की, एसएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उससे पूछे जाने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। इससे एक पहला वीडियो आ चुका है जिसका लिंक आपको यहाँ पर जो आई बटन है वहाँ पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का प्रश्न। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन कहता है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का जो सफल प्रयास था वो किसने किया था? जेम्स प्रिंसप द्वारा किया गया था। अगला कथन कहता है, शिलालेखों पर जो शाही आदेश के साथ साथ जो सामाजिक, धार्मिक और वहाँ के जो प्रशासनिक जो कहीं की जानकारियाँ थी वो इसके अंदर समाहित की गई थी या वो भी इसके अंदर लिखी गई थी। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है सी, यानी इसके जो दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं। और जो हमारे जो शिलालेख होते हैं उनके जो हम जिस प्रकार का जो उनके जो अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एपियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो शिलालेख होते हैं उनको जो यानी कहीं जब उनका अध्ययन किया जाता है तो उसको एपियोग्राफी कहा जाता है। और जो शिलालेखा पर जब जो कुछ कुछ लिखा होता है जिसके ऊपर, जैसे शिलालेख पर जो कोई शब्द लिखे हुए हैं या किसी बारे राजा के बारे में लिखा गया है, उसको पढ़ना हमारी पोलियोग्राफी कहलाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होता है हमारा सी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, प्राचीन काल में बौद्ध ग्रंथ जो मगध क्षेत्र में बोले जाने वाली पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक, अगला है हमारा, गौतम बुद्ध के यानी जो प्रत्येक जन्म की कहानियों को क्या कहा जाता था? जातक कहा जाता था। तो इसके भी हमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसके दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है? राइट। तो प्राचीन ग्रंथ में हमारे जो मगध क्षेत्र के अंदर जितनी भी बोली जाने वाली जो यानी जो आम लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। मगर वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं के जो विद्वान थे वो संस्कृति भाषा भी वहाँ पर बोलते थे, मगर मुख्य जो आम लोगों की भाषा थी वह कौन सी थी? पाली थी। और इसी भाषा के अंदर जो बौद्ध के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे और जितने भी जो बुद्ध की जो कहानियाँ थी उसके जन्म से संबंधित जिसको जातक कहा जाता है, उनका निर्माण इसी भाषा के अंदर किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भी जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है, कौन सी? अर्थशास्त्र किस काल के सामाजिक और आर्थिक स्थिति की यानी जो जानकारी हमें बताती है? तो ये जो हमारा जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य काल से संबंधित है। जो कहीं न कहीं हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको उन्होंने राजनीति का जो ज्ञान दिया था वो कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था इसको मौर्य काल से संबंधित था। ठीक है, तो कौटिल्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र किस समय लिखी थी? जब मौर्य काल का प्रशासन यहाँ पर चल रहा था। ठीक, तो राइट आंसर होता है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जो कृतियां हैं वो जो पाणिनि द्वारा रचित की गई है? तो इसके द्वारा जो पाणिनि थे हमारे उनके द्वारा रची गई है। तो जैसे अष्टध्यायी है, पतंजलि जिसको ज्यामिति वयम, और जो अभिज्ञान शकुंतलम। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है? तो हमारी जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किससे? हमारे जो कालिदास थे उनके द्वारा। ठीक है, बाकी जो तीनों की तीनों है हमारी, ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये हमारी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। चाहे अष्टदायी हो, पतंजलि हो, और साथ ही जो जमविजिते था ये भी किन के द्वारा? इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो 1 2 3 हमारा इसका राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है जो एटुड कोई, किसो जो एटुड कोई था ये निम्न में से किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये जो एटुड कोई क्या था? एक प्रकार का जो ग्रंथ था। ठीक है, तो ये था हमारा जो संगम साहित्य था उससे संबंधित था जो एटुड कोई था। तो ये एक प्रकार के वहाँ के जो कहीं न कहीं जो कृषि भूमि थी या उनसे संबंधित है। जैसे इसके अंदर जो पुराण होता था वह लगभग 400 के आसपास का क्षेत्र होता था, उसको कहते थे। उसके बाद में जो हमारा जो पति निकेतन होता था वो एक प्रकार से जो 8 निचले संगठन होते थे उनको कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में जो पटुकटोई था वह एक प्रकार के क्या थे? 10 गाने थे।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या थे, ये हमारे एक प्रकार से गाने थे एक प्रकार से, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है हमारा जो संगम साहित्य ऋग्वेद के समान एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। दूसरा कथन कहता है जो संगम साहित्य की कहानियों का यानी क्या है, एक प्रकार की जो कहानी है उन्हीं का क्या है, संग्रहण है। अगला कथन कहता है संगम ग्रंथों में जो कावेरी पट्टनम बस्तियों का उल्लेख मिलता है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हमारा जो पहला कथन है जो धार्मिक ग्रंथ है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संगम साहित्य है वो कहीं न कहीं वहाँ के जो जो एक प्रकार की क्या है, सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है, न कि धार्मिक नहीं है। ये एक प्रकार की यानी वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको बताता था संगम साहित्य, जबकि ये ऋग्वेद के समान धार्मिक नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा बी, इसका राइट आंसर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत इटली व्यापार का वर्णन करते हैं। तो इनमें से कौन है जो भारत में आए थे और भारत इटली के जो हमारे व्यापार का इन्होंने जिक्र किया था। तो इसका जो हमारे जो ये हमारे जो जिसको बोलते हैं नेचुरिस्ट हिस्टोरिया थे, वो क्या आए थे यहाँ पर जो इटली के व्यापार से संबंधित उन्होंने जानकारियाँ दी थी, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो ये जो पेरिस ऑफ यानी ये जो बुक थी, सॉरी, जो नेचुरल हिस्टोरिया, तो इसमें ये भारत और इटली का जो व्यापार था उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद में जो पेरिप्लस ऑफ दी जो एरेथन थी वह किससे हमारा जो फारस की खाड़ी के साथ हमारा जो व्यापार होता था उसके बारे में बताया था। साथ साथ जो हिंद महासागर या भारतीय महासागरों के माध्यम से जो व्यापार होता था उसके बारे में बताया था। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन जो टोपोग्राफी थी यह किससे संबंधित थी, यह भारत और श्रीलंका से संबंधित थी। किससे, यह हमारा भारत और श्रीलंका से संबंधित हमें क्या बताते थे, व्यापार के बारे में बताते थे। इसके बाद में जो टॉलेमी जो जियोग्राफी थी ये हमारे जो भूगोल के आंकड़ों को हमें बताती थी। जो टॉलेमी जियोग्राफी थी हमारे जो ज्योग्राफी से संबंधित जो आंकड़े थे उनके बारे में हमें ज्ञान उपलब्ध करवाती थी। तो इसका जो राइट ये हमें पूछा गया कि जो इटली और भारत व्यापार से संबंधित थी तो वो कौन सी थी, वो थी नेचुरिशियस हिस्टोरिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है जो कलिंग खारवेल के जीवन काल का की घटना वाली गुफाओं शिलालेख में उत्कीर्ण है। जो कलिंग थे, ठीक, कलिंग हमारा जो कह सकते हैं जो हाथी गुफा थी हमारी कलिंग के जो खारवेल के जीवन काल की। अगला कहता है जो रामचरित किसानों और पाल वंश के जो रामपाल थे उनके मध्य के संघर्ष की एक कहानी है जिसका नाम था रामचरित। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसके भी हमारे दोनों के दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है कि चोल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है अभी जो राजपाल जिसको राजपाल ने गंगई जो गंगई कोड चोल की जो यानी गंगा को विजेते करने वाला की उपाधि उसने धारण की थी। साथ ही साथ जो हमारे जो राजेंद्र चोल प्रथम ने जो त्रिवेद्रम में जो चेर जो हमारी जो नौसेना थी उसको समाप्त कर दिया था और बाद में पांड्यों की राजधानी मैदूर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगला कहता है कि चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करके इन मंदिरों की दीवारों पर जो अभिलेख थे उन्होंने उत्कीर्ण कर अपनी विजय को चिन्हित किया था। तो ये जो अभिलेख थे इसके अंदर किस बारे में, जो अपनी विजय थी उनके बारे में ये बताते थे। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है, तो इसका जो हमारा जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, ताकि पहले और दो कथन वो हमारे में गलत हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका ए। तो जैसे हमारा जो राज था उसका जो प्रथम यानी जो काल था वो लगभग हमारा जो 985 से लगभग 1014 के आसपास था। जो उसका जो पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, जो कि 1014 से लेकर 1044 के आसपास सबसे उसने शासन किया था। और जो राज था उसने क्या था, त्रिवेदी में जो चेर सेना थी उसको समाप्त करके कहीं न कहीं जो किलोन पर आक्रमण किया था और फिर मैदूर पर जो जितना भी क्षेत्र था मैदूर का उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और जो पांडे के शासक थे उनको बंदी बना लिया था। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किए थे। तो हम देख सकते हैं चोल शासक था वो कितना विस्तारित दूर पर फैला हुआ था, ठीक है। और इनके पास जैसे हम श्रीलंका पर आक्रमण किया तो हम कह सकते हैं भी चोरों के पास एक प्रकार से हमारी जो नौसेना थी उनका भी इसके पर विकास था। तो इसमें जो ये बात कही गई है राजेंद्र प्रथम के लिए कही गई है तो ये बात हमारी गलत है, ठीक। और जो पहला कथन है हमारा वो क्या कहता है, जो राजेंद्र प्रथम थे उनका यानी जो पिता का जो जन्म था, जन्म से समय ही कहीं न कहीं उनको उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था।
तो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, भी जो हमारा राजा राज प्रथम का जो राजा राज का जो काल चला था, तभी से हमारे जो राजेंद्र प्रथम थे उनको जो प्रशासन वगैरह है या जो किस प्रकार से राज चलाना है इसके बारे में काफ़ी कुछ उनको क्या हो गया था, नॉलेज हो गया था। ठीक, तो उन्होंने फिर देखिए जैसे श्रीलंका की उन्होंने विजय की, तो उनके जो कहीं कहीं जो राजेंद्र प्रथम थे उनको कहीं कहीं हमारा सिंहासन सौंप दिया गया था। और कहीं ना कहीं जो राजेंद्र प्रथम ने यानी विभिन्न स्थानों पर अनेक शिव और बिंदु के जो शिव और विष्णु के क्या बनवाए थे, मंदिर भी बनवाए थे। और साथ ही साथ इन पर क्या किया था, जो उनके जो विजय थी उनको उन्होंने उत्कीर्ण किया था। और जो हमारे जो गंगई कोट की जो उपाधि थी ये भी हमारे राजा राज प्रथम के शासनकाल में थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जब बंगाल को जीता था, कलिंग से कलिंग था उस टाइम में बंगाल के अंदर, उसको जब जीता था उन्होंने, तो उसकी जीत के परिलक्ष्य में उन्होंने गंगई कोट चोल की उपाधि धारण की थी। और ये कब, ये लगभग सारा काल हुआ था 1022 के आसपास। ठीक, तो इससे पूछा गया सही, तो सही कथन कौन सा था हमारा, केवल और केवल 3 था। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा 3, ओनली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संगम युद्ध के दौरान जो पांड्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, हमारा जो संगम युग था उसके काल के बारे में बाद में। तो पहला कहता है, जो हमारे जो मैग्नेस्थिस थे ने अपने ग्रंथों में पांड्यों का उल्लेख किया है, और साथ ही उन्हें पांड्य समाज पर जो जो मातृसत्तात्मक प्रभाव का भी संकेत किया है, यानी उसको रेखांकित किया भी, कहीं कहीं वहाँ पर जो प्रभाव था वह कौन सा था, मातृसत्तात्मक प्रभाव था। दूसरा कहता है, जो पांड्य क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप में दक्षिण भाग का अधिकार कर लिया था, और इसकी राजधानी कौन सी थी, कावेरी पट्टनम थी। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा जो 1 नंबर है वो तो बिल्कुल सही है, जबकि जो दूसरा कथन है वो क्या हमारा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल और केवल 1 है, तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। तो जो कृष्णा नदी पर जो दक्षिण में अवस्थित जो भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी छोर था, जहाँ पर किनका जो हमारे चोल थे, पांड्य थे और चेर थे, उनका कहीं कहीं क्या था, यानी आधिपत्य था इस तरह। और पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, हमारी जो मैग्नेस्थिस था उसी के अंदर हमें क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। और इसमें बताया गया है कि जो राज्य कहीं के जो मोतियों से प्रसिद्ध था, यानी यहाँ पर जो मोती थे वो अधिक मात्रा में थे, काफ़ी समृद्ध राज्य था। उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, जो महिलाएं थे वो कहीं कहीं जो शासित होने की वहाँ पर बात होती है। और जो कहीं कहीं जो पांड्यों का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक की ओर इशारा कर रहा था। तो पांड्य क्षेत्र था वह भारतीय प्रायद्वीप के जो दक्षिण में जो हमारा दक्षिण पूर्व जो अधिकार था वो वहाँ पर इनका क्या था, क्षेत्र था। ये सामान्य तौर पर जो वर्तमान में जो हमारे जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उस पर उसके आसपास के क्षेत्र है। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, मेदूर थी। ठीक है, न कि कावेरीपट्टनम थी, इनकी राजधानी कौन सी थी, मेदूर के आसपास का इनका जो क्षेत्र था। ठीक है, तो ये जो जैसे प्रायद्वीप के जो दक्षिणी क्षेत्र तो यहाँ पर नहीं था इनका, सॉरी यहाँ के जो दक्षिण पूर्व भाग के अंदर जो इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी, मेदूर थी। तो इसी हिसाब से इसमें कावेरीपट्टनम कहा गया, तो हमारा जो दूसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ ही साथ जो पांड्य शासकों ने जो रोम साम्राज्य के साथ भी व्यापार से काफ़ी लाभ उठाया था, तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसमें भी काफ़ी इनका हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है सूफी सिलसिले में जो जिरात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारे जो सूफी सिलसिले होते थे इसके अंदर जो जिरात ये शब्द था ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो पहला यह कहता है भी ये सूफी संत की जो बरसी पर उनकी दरगाह पर जो तीर्थयात्री के जाने की प्रथा को संदर्भित करता है। यानी जो सूफी संत थे उनकी जो बरसी यानी जब उनकी जो सालगिरह होती थी तो उस पर जो उनकी बंदरगाह होती थी उन पर जाने के लिए, यानी जब उनकी जो बरसी यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय कर उनकी दरगाह पर जाने की प्रक्रिया होती थी। यह प्रथा भारत में मुगल शासकों ने आरंभ की थी। ठीक है, तो ये इस पे हमें गौर करने वाली बात है। अगला है इस प्रथा का जो कहीं जो कव्वाली के विकास से सीधा संबंध है। जो हम कव्वाली आज सुनते हैं उसका विकास कहीं कहीं हमारी जो ये जिरात प्रथा है इससे शुरू हुई है। ठीक, तो पूछा गया इसका कौन सा कथन हमारा सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है बी, यानी इसका जो पहला और तीसरा कथन है वो हमारे सही है, जबकि जो दूसरा कथन है वो गलत है। क्योंकि यह प्रथा मुगल काल के नहीं, ये हमारी जो जब दिल्ली सल्तनत था हमारा 14वीं सदी के आसपास, तब भी ये कला की क्या थी, विकसित थी। हमारे जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह उस दरगाह पर जाने वाला कहीं कहीं पहला सुल्तान था। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो इस दरगाह का यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह थी में सबसे प्रारंभिक ग्रंथ का संदर्भ हमें 14वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। तो
तो इस समय ये कह सकते हैं भी मुगल शासक के अंदर इस कला का विकास हुआ, तो ये भी कहीं न कहीं बात गलत हो जाती है। ये कहीं न कहीं ये बात सही थी, जो सूफी संत थे या पीर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मकबरे या दरगाह पर वह उनके मुरीदों के लिए भक्ति के केंद्र बन गए जाते थे। और इससे पीर की दरगाह पर तीर्थ यात्रा या फिर जिरात के नाम से जाने जाने वाली प्रथा का यहाँ पर विकास हुआ था। और इस प्रथा को पीर की आत्मा ईश्वर से मिलने को कहा जाता था। ठीक। और जो संगीत एवं साथ साथ संगीत है, उसके साथ नृत्य का उपयोग करके जिरात में एक महत्वपूर्ण पहलू है। और विशेष रूप से जो प्रशिक्षित जो संगीतकार होते थे या जो कव्वाली होते थे या जो कव्वालों के द्वारा एक प्रकार के देवीय परंपरा की भावनाओं को प्राप्त करने हेतु कहीं के जो रहस्यवादी गुणगान किया जाता था इन सूफी संतों का। तो इसी से हमारी जो आज की जो कव्वाली है उसका क्या हुआ है, यानी ये विकास हुआ है। ठीक। तो पूछा गया था सही कथन, तो हमारे 1 और 3 इसका राइट आंसर था। तो आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारे जो सिंधु घाटी का नगर है, दूसरी तरफ वो किस नदी पर अवस्थित है, इसके बारे में लिखा गया है। तो जैसे पहला है हमारा जो मोहनजोदड़ो सिंध पर, अगला कहता है जो हड़प्पा रावी पर, और जो कालीबंगा वो ब्यास पर। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका हमारा जो पहला और जो दूसरा है वो तो सही है, जबकि जो कालीबंगा है ये गलत है, क्योंकि हमारी जो व्यास नदी है वो तो पंजाब के आसपास बहती है, जबकि हमारा जो कालीबंगा है ये तो राजस्थान के अंदर है। ठीक है। तो ये यहाँ पर किस प्रकार से जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है और साथ ही जो पंजाब का क्षेत्र है, इससे हो आसपास हमारी व्यास नदी बहती है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में। इस हिसाब से हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, और इस नगर में हमें पता है भी एक प्रकार के महान स्नान गृह मिला था, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी, पत्थर से निर्मित हमें एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भी यहाँ पर मिला था। तो इस प्रकार की कोई महान खोजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो हमारा जो हड़प्पा था वह रावी नदी के किनारे पर अवस्थित था, और इस जो ये सभ्यता का जो खोज करने वाला लगभग माना जाता है भी पहला नगर था। तो इसी प्रकार से इस जो सभ्यता का नाम ही इसी पे पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इस पर नाम पड़ा था। ठीक। और ये इसके अलावा जैसे अन्य भी शहर थे, जैसे हमारा जो लोथल था, राखीगढ़ था, तो इस प्रकार के जो अन्य शहर भी हमें यहाँ पर मिले थे। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका, यानी 1 और 2, 1 और 2 किसके अंदर है, बी के अंदर हमारे 1 और 2 है, तो राइट आंसर होता है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्धमान जो शासन के राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बाद में हमारा जो वर्धन वंश था उसके जो शासक थे हमारे हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन 7वीं सदी ईस्वी के दौरान जो पुष्यपति राजवंश या वर्धन वंश का क्या थे, संस्थापक थे। अगला कहता है प्रसिद्ध जो चीनी यात्री कौन थे, जो फायान थे। वह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। किसने, फायान ने। अगला कहता है उसने जो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी तक या नर्मदा नदी से पार दक्षिण तक उन्होंने कर दिया था। तो पूछा गया इसका कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक। तो यानी इसके जो सारे के सारे कथन हैं वो क्या है, गलत होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक कथन को। जो हर्षवर्धन का काल था वो स्थानीय सर यानी जो वर्तमान जो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है इसके आसपास ये फैला हुआ था, और इसी को हम कहते हैं पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के रूप में भी जानते हैं। ये क्या हुआ था भी जैसे गुप्त साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, तो उसके कहीं न कहीं ये उत्तराधिकारी थे। ठीक है। और कहीं न कहीं उसके बाद में जो इनकी राजधानी वो जो कुरुक्षेत्र या जो थानेसर थी वहाँ पर थी। साथ ही साथ इसका जो प्रभाकर वर्धन के सिंहासन रोपण के पश्चात इस वंश को अत्यधिक प्रभावी हो गया था। किसके बारे में, जो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को क्या किया था, पराजित किया था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा जो पंजाब था, हरियाणा था, इसमें स्थिति इस क्षेत्रों में अपनी जो स्थिति जो है वो और ज़्यादा मजबूत की थी। ठीक है। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा था, किंतु उसने जो बिहार बंगाल के शासक को जो कि शाक शासन के द्वारा उनकी कहीं कहीं निगाह कर दी थी, उन्होंने निर्मम हत्या कर दी थी। किसकी, जो राजवर्धन की थी। फिर हमारा जो लगभग जो 606 ईस्वी के अंदर जो हर्षवर्धन का जो क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, और उस समय वह मात्र कितना था, जो हर्षवर्धन था वह केवल और केवल 16 वर्ष का था। तो 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन की क्या होता है, राजा सिंहासन के कर दिया जाता है, और वह फिर गद्दी पर बैठता है। ठीक। और वह कहीं न कहीं एक प्रकार से उसके होने के बाद इतनी कम आयु के बाद भी एक क्या था, वह कुशल शासक था। और हर्षवर्धन ने लगभग 606 से लगभग 647 के जीवन काल के आसपास अपना शासन किया था उसने अपना। ठीक है। और
और कहीं न कहीं उसके दो दो मूल्य स्रोत भी उसके माने जाते हैं भी। उसके दरबार के जो कवि क्या थे, जो बाणभट्ट द्वारा रचित जो हरिश्चरित्र थी, और चीन यात्री कौन आए थे इस समय, हेन त्सांग आए थे। कौन सा आए थे, हेवन त्यांग, जिसको हेन त्यांग बोलते हैं, वो आए थे। कौन से, न कि ये फायान आते इसके समय कौन से आए थे, जिसको वो आए थे हेन त्सांग आए थे। या ठीक है। तो उन्होंने भारत की यात्रा की थी और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उनके यानी कहीं के अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था सी यू की। क्या नाम दिया था, सी यू की। हेमंत त्याग ने 629 से 644 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की थी। इन्होंने कब की थी, इन्होंने जो हमारे हैं यान थे, इन्होंने की थी हमारी यात्रा लगभग 629 से लेकर 644 के बीच में। तो लगभग ये जो सारा सारा काल था किसका था, हमारे जो हर्षवर्धन का ही काल था। ठीक, क्योंकि उन्होंने जो शासन किया था वो 47 तक किया था। और जो फायान थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दोबारा भारत आए थे। तो फायान कब आए थे, जब हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त का काल था, न कि हर्षवर्धन का काल था। और जो शासन संभालने के पश्चात जो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को अपनी जो विधवा जो बहन थी, जिसका नाम राजसरिता के साम्राज्य के साथ मिलाकर एक कहीं न कहीं हमारा संयुक्त कर दिया था, यानी एक बहुत बड़ी विरासत खड़ी कर दी थी। और उन्होंने जो कन्नौज थी, उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वहाँ पर उन्होंने बना ली थी। हर्षवर्धन ने खुद को यानी उत्तर का देव की उपाधि भी धारण की थी। उसने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, उड़ीसा के अपने अधीन कर लिया था। तो उसका जो क्षेत्र था वो कहीं न कहीं काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था। किंतु अगर जो नर्मदा नदी के तट पर जो चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था। तो किसने, जो चालुक्य शासक पुलकेशन था उसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। इस प्रकार जो नर्मदा नदी के साम्राज्य की जो दक्षिणी सीमा ही बन गई थी। तो कहीं कहीं और हर्षवर्धन की जो मृत्यु थी वह 647 के अंदर जो हो गई थी। और जब तक वह मृत्यु नहीं हुई थी तब तक वह वहाँ पर शासन करते रहे थे। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, यानी इसके जो तीनों के तीनों कथन क्या थे, गलत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कथन कहता है दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ थे, एक तो कल्पसूत्र और दूसरा कौन सा था, कालचार्य कथा, निम्न में से कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो दोनों के दोनों है वो किससे, हमारे जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन संप्रदाय में तो हमारे जो ये दोनों ग्रंथ है, एक हमारा कौन सा है जो कल्पसूत्र है, दूसरा को हम कहते हैं जिसको कालकाचार्य कथा। ठीक है, इसको लिखा गया था। और दूसरा चित्रकला के माध्यम से कहीं कहीं इस जो ग्रंथ थे इनको क्या किया गया, चित्रित किया गया था। कलाचार्य कथा कहीं जो श्वेतर जो संप्रदाय था, जो कि एक श्वेतांबर बोले जाते थे, एक दिगंबर बोले जाते थे। जो श्वेतांबर थे एक महान जैन मुनि जिसका नाम जो कालक की कहानी था, कहते थे उसकी बहन और वह कम आयु में ही ज्येष्ठ मठ में जुड़ गई थी। और जो कालक जैन मुनि अत्यधिक ज्ञानी थे, उनकी बहन क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। तो इसके बारे में इसमें कुछ लिखा गया है। और जो हमारी जो कालचार्य की कथा थी वो कहीं के जो कल्पसूत्र की एक प्रविष्टि के रूप में यानी कहीं के एक भाग के रूप में इसको जोड़ा गया था। और जो कल्पसूत्र में संसार के 3 प्रकार के जो पुण्य पुरुषों के बारे में बताया गया है। इसमें जैसे वीर पुरुष जो वासुदेव थे, चक्रवर्ती सम्राट जो कि इनके जो अशोक वगैरह का नाम आता है, साथ ही साथ जिसको आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे ये तीनों के तीनों। ठीक, तो सही इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा जैन, यानी जो बी इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्य युग के संदर्भ में जो हमारी जो सतीदाता क्या थे, ये स्त्री दाता शब्द किससे संबंधित था, हमारा ये कौन सा, मौर्य युग से संबंधित। तो जो ये सतीधारा होता था ये मौर्य काल के अंदर कहीं न कहीं जो आर्थिक मामला था उससे संबंधित ये देखता था। ये क्या होता था, कोषागार था, साथ ही साथ इसको जो भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक के रूप में भी इसको जाना जाता था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी, यानी जो सत्री धारा था वह क्या था, हमारा कोषागार था एक प्रकार से। ठीक, तो मौर्य शासन में क्या, मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर हमें पता है भी कुशल था, और साथ साथ कुशल और साथ साथ केंद्रीकृत प्रशासन वहाँ पर व्यवस्था थी। मौर्य शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत हमें किससे मिलता है, जो चाणक्य द्वारा जो लिखी गई हमारे जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है, या कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य, एक ही बात है। मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारी हमें कैसे मिलती है, जो मैगस्थनीज थी उससे भी हमें जो उसकी जो पुस्तक लिखी गई थी जिसका क्या नाम था, इंडिका था, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य में जो राजस्व का संग्रहण, भूमि, सिंचाई, दुकानों और सीमा शुल्क, वन, नौका निवाय, इन प्रकार के जो कई चीज़ें थी उनसे क्या होता था, उनके राजस्व की प्राप्ति होती थी। और कारीगरों से भी लाइसेंस शुल्क भी वसूला था। जो कारीगर होते थे उन्हें सामान बनाने के लिए जो शासन था उसके तहत लाइसेंस जारी किए जाते थे, उनसे भी उनको क्या लिया जाता था, उनसे कहीं कहीं एक प्रकार से नजराना लिया जाता था। जो पैसे लिए जाते थे वो भी इनका राजस्व का स्रोत था।
ठीक है। और जो समर्थकर्ता एक राजस्व का मुख्य स्रोत अधिकारी होता था, और साथ जो सन्नी गाता होता था वह राज्य का कोषाधार होता था, या फिर जो भंडार गृह होता था उसका प्रमुख होता था, जिसको क्या बोलते थे, सन्नी गाता बोलते थे। ठीक, तो राइट आंसर होता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है, भी जो गलत कथन है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक, तो पहला कहता है बौद्ध धर्म शाश्वत आत्मा के अस्तित्व की मान्यता नहीं देता है। साथ ही अगला कहता है बौद्ध धर्म जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ठीक है, अगला कहता है बौद्ध धर्म के अनुसार जो निवारण की प्राप्ति पर परम लक्ष्य है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, साथ ही साथ इस जो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, तो ये बात भी सही है। और ये कहीं के जो आत्मा का अस्तित्व इसके बारे में भी कहीं बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी होता है, यानी इसके अंदर जो हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत था उसको ये भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये बात इसकी क्या थी, गलत थी। तो बौद्ध धर्म की जो हमारी जो शिक्षा थी, जो कहीं न कहीं हमारा जो बौद्ध धर्म का केंद्र था, जो बुद्ध की जो शिक्षा थी, जो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और बौद्ध धर्म जो देहांतरण के विचार को स्वीकार करता है, लेकिन शाश्वत आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म कहीं के जो हमारा जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था उसमें विश्वास करता है, और जो बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म किसी भी विशेष जीवन के कर्मों को के संचित परिणामों का ही निर्धारण होता है, यानी जो पिछले कर्म जो जन्म है उसके कर्म के आधार पर ही आपको किस प्रकार का जीवन मिलता है, इसके बारे में हमारा जो बौद्ध धर्म है वो बताता है। ठीक, साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के चक्कर के मुक्ति पाने के लिए कौन सा केंद्रित बिंदु कौन सा बताया था, जो कहीं के जो व्यक्ति का केंद्रित जो यानी क्या था, सम्यक कर्म के ऊपर जोर दिया था। ठीक है, तो उसका जो कर्म है वो कितना को अच्छे से अच्छा कर्म करो, ताकि आपके जो पुनर्जन्म है उसमें सुधार हो पाए, या उससे मुक्ति प्राप्त आपसे हो पाए। बुद्ध की शिक्षा का जो परम लक्ष्य क्या था वो हमें पता है भी निवारण प्राप्त करना था, या कोई भी यानी एक प्रकार का कहीं था, ये भी आप अनुभव के आधार पर या अपनी जो कह सकते हैं भी अपने ज्ञान के आधार पर इसको प्राप्त कर सकते थे। इसमें क्या क्या करना, यानी विलोपित होना होता था, मुक्ति प्राप्त करना होता था, साथ साथ जो इसके का विलीन होना होता था। इसमें क्या होता था, हमारी जो इच्छा थी, मोह था, लोभ था, घृणा था, अज्ञानता थी, उन सब से हमें क्या करना था, मुक्ति प्राप्त करना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सूफीवाद और उससे संबंधित प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है सूफी ऐसे संत थे जिन्होंने खलीफा की शक्ति का प्रसार करने के लिए विश्व भर में यात्राएं की थी। पहला कहता है ये आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और जो सूफी घरानों में रहने वाले के बीच के संबंधों के साथ ही जो शेख और जो जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमाओं को निर्धारित करते थे। कौन, जो सूफीवाद। इसके बाद में जो कलंदर थे, मदीर थे, मलन थे, हैदरी थे, कुछ ऐसे सूफी संतों में से थे जिन्होंने सभी जो सीरियाई कानून को संकलित किया था, यानी जो मुस्लिम कानून होते हैं जिसको नाम दिया जाता शरिया, उसको संकलित किया था और उनके अनुयायियों में इनका प्रसार भी किया था। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन इसका सही है, तो इसका जो राइट आंसर है बी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा बी। इसका यानी जो पहला है और जो हमारा जो तीसरा कथन है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर केवल और केवल दूसरा हमारा इसका सही है। तो जो इस्लाम धर्म में जो आरंभिक शताब्दियों के अंदर जो धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में जो खलीफा थे, उनका क्या कहीं कहीं जो बोलबाला वो था काफ़ी अधिक बढ़ गया था, और कहीं कहीं जो उन्हें को बाद में जाकर क्या हो गया था, वो सूफी बन गए थे। ठीक है, तो जिन्होंने अपने रहस्यवाद था, विराग का कि और अपना जो झुकाव कर लिया था, उन्होंने अपना नाम सूफी रख दिया था, वो कहते सूफी संत थे। इन लोगों ने जो खलीफा था उसकी जो रूढ़िवादी परिभाषा व शब्दावली या कुरान या सुन्ना कि बौद्धिक व्यवस्था की क्या की थी, उन्हें आलोचना की थी। यानी जिस प्रकार से हम कह सकते हैं तो खलीफा के अंदर जो रूढ़िवादी लोग थे वो कहीं न कहीं इस प्रकार की जो व्यवस्था रखते थे, जिनको जो समाज था उसको अलग अलग भाषाओं में बांट देते थे, तो उसकी भी इन्होंने क्या की थी, एक प्रकार से आलोचना की थी। और जो सूफियों ने कहीं न कहीं जो हमारे अलग अलग प्रकार की जो धर्मशाला थी, जिसको वो खानकाह बोले जाते थे, ठीक है, क्योंकि आसपास स्वयं को एक सामुदायिक रूप में संगठित करना प्रारंभ कर दिया था, जिसकी देख रेख एक शेख यानी जो कि अरबी होता था, जिसे पीर के नाम से भी जानते थे, या मुर्शीद या जो फारसी के द्वारा भी इसमें की जाती थी। तो इसकी देख रेख कौन करता था, एक यानी शेख करता था, या उसको पीर बोलते थे। ये मुदीरों की भर्ती करते थे और अपने जो
जो वरिष्ठों यानी जो अपने जो खलीफा होते थे उनको भी ये नियुक्त करते थे। ये जो हमारे जो सूफी आध्यात्मिक जो व्यवहार के नियम और जो खानाकारों या जो हमारी उनकी जो धर्मशाला थी उनमें रहने वालों के बीच में के संबंध के साथ ही शेख एवं जन सामान्य के बीच में रिश्तों की सीमाओं का भी निर्धारण करते थे। ठीक है, तो जो वहाँ एक तो हमारे जो खान का जो धर्मशाला में रहने वाले जो उनके जो नियम बनाते थे धर्मशाला के, साथ ही साथ वहाँ पर जो खलीफा रहता था या जो आम जो लोग आते थे उनके बीच में क्या करते थे, ये रूल बनाते थे। और जो कुछ हमारे जो रहस्यवादी सूफी सिद्धांतों को जो मौलिक व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन भी शुरू हुए थे। कई लोगों ने जो हमारे वहाँ की जो धर्मशाला थी उनका जा क्या क्या तिरस्कार करके रहस्यवादी और फकीर जीवन को ही अपना लिया था। जो कुछ सूफी संत थे वह वहाँ पर नहीं रहते थे, गाँव में घूमकर अपना गुजारा करते और लोगों को ज्ञान देते थे। और उन्होंने कहीं के जो जिस प्रकार जो अनुष्ठान के जो कार्य है उनको त्याग दिया था। ठीक है, और वो कहीं न कहीं एक प्रकार से वैराग का ही अभ्यास करते रहते थे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा बी होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला और जो दूसरा तीसरा कथन था वो गलत होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है जो ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में ताम्र पाषाण काल था, कहता है इस काल के दौरान लोग लेखन की कला से अवगत थे और एक चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें हमने एक देखा था भी, हमारी जो सिंधु सभ्यता थी उससे संबंधित इसको कंपैरिजन किया गया था। तो ये क्या था, इसके दौरान लेखन की जो कला से अवगत थे, साथ ही साथ जो चित्रलिपि थी इसका भी इसके अंदर यानी क्या हो गया था विकास किस समय, ताम्र काल के अंदर। ताम्र पाषाण काल के लोग जो चावल और गेहूं की क्या करते थे, कृषि किया करते थे। उसके बाद में इस काल के दौरान लोगों द्वारा तांबे की धातु का उपयोग भी किया जाता था। पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो सी है वो राइट आंसर है, यानी इसका पहला कथन है वो गलत है, बाकी इसके जो दोनों कथन है वो क्या है, सही है। क्योंकि जो हमारा जो ताम्र पाषाण काल था वो हमारा जो नव पाषाण काल था उसके बाद में ये शुरू हुआ था। तो इस समय क्या था, जो यहाँ के जो लोग थे वो किसी प्रकार के जो यानी जो जब क्या था, यहाँ के लोगों जो प्रथम बार जो तांबे का इस्तेमाल किया था तब इसको एक ताम्र पाषाण काल के रूप में जानते हैं। तो इस समय जो लोग थे वह कहीं न कहीं हमारी जो लेखन पद्धति थी उससे अज्ञात थे, उसके बारे में नहीं जानते थे, और जो चित्रलिपि थी उस टाइम इसका भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ था। जो साथ साथ ताम्र काल के जो लोग थे, जो नवपाषाण संस्कृति के लोगों की तुलना में जो कृषि में क्या हो गए थे, बेहतर हो गए थे। इसलिए वो चावल थी और जो थी इस प्रकार की जो कृषि थी, साथ साथ गेहूँ थी, मैसूर थी, इस प्रकार के जो फसलें थी उनका कृषि करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत जो प्रमाण है वो उनके मांसाहारी के भी मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक, तो आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए मगर क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस हो जाए तो हम वीडियो का लेंथ भी बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।